हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आई एम सो सॉरी कि बीच में गैप आ गया। कि नर्सिंग रिलेटेड जो वीडियोस थी थोड़ी सी मैंने 2-3 दिन से नहीं बनाई क्योंकि बहुत बहुत बिजी टफ रूटीन जा रही थी। इस वजह से मैं स्पेशली जो है ना क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने लिख लिए थे, मेरे माइंड में थे कि मैंने किस किस टॉपिक को कवर करना। तो प्लीज़ पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर वापस आके मेरी वीडियो देखें, ठीक है? तो जनाब, आज का जो टॉपिक है या क्वेश्चन है ना, मुझे एक्चुअली क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा शायद काफ़ी लोगों को लगे कि इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वाकई इसको आंसर करना चाहिए। मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, ये कोई आंसर नहीं है। इसमें अगर आप 10 डिफरेंट लोगों से पूछें, 10 डिफरेंट लोगों का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा ये तो अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे ना, जिस टाइम पे मैं नर्सिंग में आई थी उस टाइम पे बिलीव मी मुझे नर्सिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो हमारी जो नर्सिंग में लड़कियां हैं ना, वो आधे से ज़्यादा लड़कियां या लड़के, लड़कों का तो मैं नहीं इतना कह सकती क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। लड़कियां ऑब्वियसली मैं हॉस्टल लाइफ मैंने गुजारी है, मुझे पता है मेरे साथ वाली लड़कियां बड़ी बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं और नर्सिंग में आ जाती हैं। तो नर्सिंग में ऐसा नहीं है कि आप नालायक लोगों को लेकर आएँ। मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादातर हमारी नर्सेज, और मेरी कई लोगों से बात भी हुई है, अगर वो लोग सुनेंगे वीडियो तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने उनको ये बात कही भी थी कि हमारी जो ज़्यादातर नर्सेज है ना, उनका बैकग्राउंड ऐसा होता है कि गरीब घरानों से होती हैं, छोटे जगहों से, छोटे इलाकों की लड़कियां, जो उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ी हुई लड़कियां, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ी हुई लड़कियां, टाटों वाले स्कूलों में पढ़ी हुई लड़कियां, वो लड़कियां आ जाती हैं हमारी नर्सिंग में। जो तो हैं अच्छे घर, मतलब बड़े घरानों के बच्चे, वो ऑब्वियसली किसी आगे लाइन में चले जाते हैं, नर्सिंग में आना पसंद नहीं करते। मैं नर्सिंग में इसलिए आई थी, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं आपको बताऊं तो, और मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे आगे एफएससी करवा सकते। तो उस टाइम पे मैट्रिक के बाद नर्सिंग होती थी और मैं नर्सिंग में आ गई। तो मेरी अम्मी, या अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनको लगा कि नर्सिंग के प्रोफेशन में जाने से एक तो ये कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँगी, एक प्रोफेशनल डिग्री मेरे पास या डिप्लोमा मेरे पास आ जाएगा, इन फ्यूचर मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन बिसाइड्स दैट मैं पढ़ती भी रहूँगी, मैं स्टडी से हट नहीं जाऊँगी। तो नर्सिंग का देखिए सबसे बड़ा क्या बेनिफिट है, आपके हाथ में एक हुनर आ जाता है लेकिन आप पढ़ते भी हैं। एक तो होता है ना, आप किसी मैकेनिक की दुकान पर चले गए तो आपके हाथ में हुनर आ गया लेकिन पढ़ाई से आप कट ऑफ हो गए। लेकिन नर्सिंग में आप है कि आप पढ़ते भी रहेंगे। 3 साल नर्सिंग में जब मैंने स्टडी किया तो मुझे बड़ा होता था, अपने आप पे तरस आता था कि मैं नर्सिंग में आ गई सिर्फ इस वजह से कि मतलब फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो इस वजह से आगे मुझे नर्सिंग में आना पड़ गया। लेकिन अगर अगर आप बाद में देखें तो अब मैं अगर सोचूं या जब मैं जॉब में आई तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी अम्मी का डिसीजन बिल्कुल ठीक था कि इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर वो मुझे एफएससी के लिए भेज देती, छोटे गांव की थी ना मैं, एफएससी में भेज भी देती तो कॉलेज में वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। फिर अगर वो एफएससी के लिए किसी तरह से कर भी लेती मैं, तो मेरे पास एफएससी, छोटे जो गांव और शहरों के लोग हैं उनको अकेडमी ज़रूर चाहिए होती है साथ एफएससी या इन चीज़ों के लिए। तो मेरे पास तो इतना नहीं थे पैसे कि मैं जाके अकेडमीज़ भी ज्वाइन करती और कॉलेज की फ़ीसें भी भरती, और फिर अगर उसमें भी एफएससी मैं ना कर पाती, मेडिकल के जितने नंबर ना ले पाती, उसके बाद फिर आगे क्या फ्यूचर था, उसके बाद क्या करना था मुझे। यानी वो 2 साल भी वेस्ट करती और उसके बाद एफएससी के में नंबर नहीं आए तो वापस नर्सिंग में आ जाती। तो मैंने चुप करके इस बात में मैं एग्री हुई कि ठीक है मैं नर्सिंग में चली जाती हूँ। लेकिन कभी भी मुझे दिल से नर्सिंग का प्रोफेशन जो है ना उस टाइम पे पसंद नहीं था, 3 साल तक अगर आप ये कहें। लेकिन 3 सालों के बाद जब मैं गायनी में, मेरे चौथा साल था, जब 4th ईयर में कर रही थी, तो तब मुझे एहसास हुआ कि यार देखो 4 साल मैंने पढ़ाई की है और इंग्लिश में सारी पढ़ाई की है, और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं, एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, फिर आपकी मेडिसिन है, फिर सर्जिकल है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप किसी के सामने नाम लें तो उन लोगों को भी नहीं पता होता कि आप नर्सिंग में पाकिस्तान में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और वो भी किताबें आपकी इंग्लिश में। और मतलब खुद से अगर सोच के, अगर मैं जब फील करती थी यार स्टडी तो अच्छी है लेकिन पाकिस्तान में
थोड़ा आपको पता है कि इस तरह से है कि थोड़ा बैकवर्ड इस लोगों का है सोच, तो इसको समझा जाता है, और उसी तरह से मेरी भी थी ऑब्वियसली। लेकिन जब मैंने 4th ईयर कर ली, 4th ईयर में थी, तो तब मैंने सोचा था कि मैंने जो है ना कुछ जिन लोगों को ये डाउट है कि नर्सिंग का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बड़े शहरों में निकल के देखिए, बड़े हॉस्पिटल्स में निकल के देखिए, इतना कुछ है वहाँ पे सीखने के लिए। बिलीव कीजिए कि जब मैं लाहौर में गई थी अपनी पहली प्राइवेट जॉब करने के लिए, तो वहाँ पे मैं जब CVP के बारे में मतलब मैंने देखा CVP को पहली दफ़ा, तो मैंने कहा ये मैंने कहीं किताब में पढ़ा हुआ है, सेंट्रल वेनिस प्रेशर लाइन। तो जब मैंने देखा तो अच्छा ये ऐसी दिखती है। मतलब ट्रेनिंग मेरी किस जगह की, गुजरात की, और गुजरात में उस टाइम पे ना कोई ICU था, ना कोई वेंटिलेटर्स थे, कुछ भी नहीं था। और जब मैं लाहौर में आई अपनी पहली प्राइवेट जॉब करने के लिए, तो मुझे ICU में मुझे ड्यूटी लगाई गई, कुछ भी मुझे पता नहीं था। तो मैंने सारा कुछ जो है मतलब ज़ीरो से स्टार्ट किया। ऐसे लगता था कि मैं अब जो है वो पढ़ाई की लाइन में आई हूँ। स्पेशली मैं लड़कों का कहूँगी, क्योंकि लड़कों के जो कॉलेजेस हैं ना, वो छोटे शहरों में हैं ही कोई नहीं। अब ना शुरू हो गए हों तो इतना ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लड़कों का नर्सिंग में स्कोप लड़कियों से ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि लड़के हैं कम तादाद में। अब जैसे अगर आप सऊदीया की बात करें ना, तो उस सऊदीया में या दूसरे अरब कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा किया जाता है ऐसे कि इतने ज़्यादा यानी रेशो को बैलेंस किया जाता है। अगर 30% लड़कियाँ तो 70% फीमेल नर्सेज को रखा जाता है। पाकिस्तान में तो वैसे ही हमारी गवर्नमेंट तो माशाल्लाह मतलब उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है ना किसी और के साथ, तो उन्होंने तो कोई कोटा रखा ही नहीं ना। वो बेचारे रखा भी होगा तो पता नहीं कितना सा कोटा, इतना संगीतू सा कोटा होगा पाकिस्तान में मेल नर्सिस का। तो मेल नर्सिस तो बेचारे सारे उड़ान भरते हैं और बाहर पहुंच जाते हैं, या फिर कोई क्लिनिक्स खोल लेते हैं अपने। मेल नर्सिस के लिए जो है ना सबसे अच्छा है कि आप लोग बाहर निकलें अपना। अगर आपने BSNF किया है तो आप लोग बाहर निकलने की कोशिश करें। और इसमें पाकिस्तान के अंदर भी नर्सिंग में सारे जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई अवेयर करने वाला नहीं है वहाँ पे। पाकिस्तान में इंस्ट्रक्टरशिप भी है, रिसर्च नर्सिंग भी है, फिर क्लिनिशियन नर्सिंग भी है, क्लिनिकल नर्सिंग भी है। ये सारी नर्सिस की कैटेगरीज पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन गाइड करने वाला नहीं है। और बाहर भी ये सब चीज़ें, बाहर आपको एक प्रॉपर जो है ना वो चैनल मिलता है, आपको वो लोग मोल्ड करते हैं, अपने तरीके से ढालते हैं और आपको लेके चलते हैं। और जब आप लोगों को देखते हैं ना, आप एक सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, जब आप राइट में भी देख रहे हैं कि लोग यार कुछ कर रहे हैं मेरे प्रोफेशन में, लेफ्ट में भी लोग मेरे प्रोफेशन में यार कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप भी ऐसे नहीं चल सकते। आप भी थोड़ा सा राइट लेफ्ट होके कोई ना कोई साइड आपको भी लेनी पड़ जाती है कि यार बैलेंस रखना है और उनके मुकाबले पे रह के चलना है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वही मैं कहती हूँ, देखा देखी इंसान जो है ना वो कर लेता है। बाकी ये है कि यहाँ पे आने के बाद मेल नर्सिस का जो प्रोफेशन है तो काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि मेरे साथ कई लोग जो है ना मेल नर्सिस, मैंने जैसे एक वीडियो में भी बताया था, आप ओवर टाइम जो कर सकते हैं, आप अपने एरिया से हट के अगर ओवर टाइम करने जाते हैं तो आपको डबल पेमेंट है उसकी है। तो मेल नर्सिस के लिए ज़रा जाना ईजी है, फीमेल थोड़ा सा हिचकिचाती रहती है। मैं का पाकिस्तान में थिएटर में बड़ा स्कोप है। थिएटर के स्क्रब नर्सिस जो है वो मेल नर्सिस होते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पे पाकिस्तान में। और जब थिएटर का आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो ये जो मेल नर्सिस हैं ये अपने छोटे से क्लिनिक्स भी खोल सकते हैं। मतलब अपने इलाकों में, गांव में, आप कोई माने या ना माने, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है लोगों को कि छोटी छोटी अपनी डिस्पेंसरीज खोल के और वहाँ पे अपने क्लिनिक्स खोल के छोटे मोटे ये टांग खटूंगे वाले काम जो है ना ये लोग स्टिचेस सुचरिंग कर लेते हैं ये लोग। तो एक्सप्लोर करने वाली बात है, हर प्रोफेशन के अंदर जो है ना वो आगे ग्रोथ होती है, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो। अच्छा, और एक और बात भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं नर्सिंग में आई थी, तो जो जो जिन्होंने नर्सिंग की हुई है उन सबको पता है कि हमें नर्सिंग जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें स्टाइपेंड मिलता है। तो इसका ये भी एक बेनिफिट है कि अगर आप गवर्नमेंट की आपको सीट मिल जाती है तो आपको मंथली एक इनकम भी मिल रही है, कि आपको आपके फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं होंगे आप लोग। आपको जब मैंने नर्सिंग की थी, BSN जो है उनका डिफरेंट है कि 4 साल वो पढ़ते हैं और एक साल जो है वो जाके एंड पे इंटर्नशिप करते हैं। उनको भी ऑब्वियसली स्टाइपेंड मिलता होगा। तो हमें तो ये था कि स्टाइपेंड मिलता था तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, अपनी एक किस्म की कमाई थी, हम पढ़ भी रहे थे, खुद ही कमा रहे थे और खुद ही पढ़ रहे थे, किसी अपने सारे एक्सपेंसेस खुद ही पूरे कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा ये कि जिसने नर्सिंग कर ली है ना उसको जॉब
ज़रूर मिल जाती है। आपको कोई ऐसी नर्स नहीं मिलेगी जो ये कहे कि मुझे जॉब नहीं मिली। ख़ुद अगर कोई ना करना चाहे तो वो ना करे, लेकिन मैं किसी ऐसी नर्स को नहीं जानती जिसने नर्सिंग की है और फिर वो बाद में कहे कि यार मुझे तो जॉब ही नहीं मिली। तो बहुत सीटें आती रहती हैं, शॉर्टेज पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है नर्सिस की कि यानी काल ही पड़ा हुआ है नर्सिस का पाकिस्तान में। लेकिन कि ये है ना कि लोग बाहर चले जाते हैं, आप पे नहीं अच्छा करते हैं नर्सिस को तो ऑब्वियसली फिर लोग बाहर चले जाते हैं। और जो मेल नर्सिस हैं उनके लिए ये भी एक बेनिफिट है कि वो लोग होम नर्सिंग भी कर सकते हैं पाकिस्तान में। और बड़े बड़े लोग जो हैं वो होम नर्सिंग करवाते हैं, जो लॉन्ग टर्म पेशेंट्स होते हैं ना, कई फैमिलीज़ वो मेल नर्सिस या मेल पेशेंट है तो मेल्स को हायर कर लेते हैं और फिर उनको पर डे के हिसाब से फिक्स कर लेते हैं कि हम इतना देंगे। तो ये भी एक आपका वे ऑफ अर्निंग है, आप किस तरह से अपने प्रोफेशन को बाद में अर्निंग करने के लिए यूज़ करेंगे। तो मेल नर्सिस डबल जॉब्स भी कर रहे होते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी मैंने देखा है, मेल नर्सिस किसी प्राइवेट कॉलेजेस में जाके लेक्चर भी दे रहे होते हैं, साथ में अपनी मॉर्निंग पे गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ भी कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली आदमी तो फिर इसी तरह आदमी हमेशा ही, बहुत से हमारे जो मेल्स हैं वो इसी तरह से जॉब करते हैं, दो शिफ्टें जो है वो डबल टाइम लगा रहे होते हैं। तो इसी तरह से मेल नर्सिस भी हैं। बाकी ये कि एक्सप्लोर आपने करना है अपने प्रोफेशन को, कितना आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पता नहीं सब लोगों के इंटरेस्ट का ये टॉपिक है या नहीं है, लेकिन आप सब लोग इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। नर्सिस को जो है वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, उनके काम को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, डिग्निटी नहीं है मतलब प्रोफेशन में। इसमें क्या नर्सिस का कसूर है? मुझे लगता है कि हम नर्सिस का भी कसूर है कि हम अपने प्रोफेशन को अपग्रेड करने के लिए कुछ नहीं करते। वही जो है वो कहते हैं ना, लकीर के फ़कीर वाला हिसाब है, सुबह गए ड्यूटी की वापस। अपना ये ख्याल है, मुझे लगता है कि हमें भी जो है ना अपनी नर्सिस को प्लेटफॉर्म देना चाहिए, बाहर भी निकालना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए अपनी नर्सिस को। वो कुएं का मेंढक बना के उनको नहीं रखना चाहिए। तो मेल नर्सिस के क्या बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान में नर्सिंग करने के, और फीमेल नर्सिस की क्या बेनिफिट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, या आप नर्सिंग में क्यों आए, अपना शेयर कीजिएगा आप सब लोग भी। और प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को आगे से आगे शेयर करें। और इंशाल्लाह ताला अभी मैंने सोचा यही है कि हफ़्ते में तकरीबन 3 वीडियोस ऐसी हों जो नर्सिंग के टॉपिक्स को जो है ना कवर करें, और बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस मेरे अपनी देखूंगी कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स लेने हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी जितने आपके क्वेश्चंस होंगे सारों को कवर करके एटलीस्ट हफ्ते में 3 वीडियोस जो हैं वो नर्सिंग के टॉपिक्स की, और 3 वीडियोस जो हैं वो मैं अपनी रूटीन की व्लॉग्स वगैरह जो है ना उसको शेयर कर सकती हूँ। एटलीस्ट कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे, चाहे छोटी वीडियो चाहे बड़ी वीडियो, किसी न किसी तरह से इन टच रह सकूँ। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर, और किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए क्वेश्चन के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मुझे दुआ में याद रखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।